पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स 3.4 मैंने समाप्त कर दिया था। आज मैं प्रश्नावली 3.5 पर पहुंच गया हूं, जिसमें कि अगर आप लोगों को पिछली सवालें समझ में नहीं आई होंगी तो आपको ये चैप्टर्स भी समझ में नहीं आया होगा। और मैंने जो प्रश्नावली 3 आप लोगों को पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक बहुपद का परिचय पढ़ाया था। जिन बच्चों को बहुपद का परिचय, ग्राफी निरूपण और ग्राफी निरूपण में मैंने ये बताया था कब अद्वितीय हल होता है, कब एकल हल होता है, कब इसका कोई हल नहीं होता। आपको मैंने इसका एक वीडियो 3 जब प्रश्नावली 3 आपको मैंने पढ़ाया था तो उसी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था इसका। तो मैंने इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। यदि अगर आप नहीं देखे हैं तो इसे देख लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं आपके सवाल की तरफ। कह रखा है बच्चा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। किस स्थिति में, किस स्थिति में बच्चा? अद्वितीय हल की स्थिति में। अद्वितीय हल की स्थिति क्या होती है? अद्वितीय हल की स्थिति ये होती है कि जब a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2 होता है, तब वहां पर कैसी स्थिति होती है? अद्वितीय हल की स्थिति होती है। तो चलते हैं हम प्रश्न संख्या फर्स्ट की तरफ आपसे। सबसे पहले बच्चों समीकरण फर्स्ट को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। जब तुलना करोगे तो बताओ a1 का मान कितना मिला? इसके बगल 1 है, 1 मिला। b1 का देखो यहाँ b1 है, इसके बगल y है तो y को छोड़ दो। b1 तो b1 के बगल यहाँ 3 मिला। कैसा 3? -3, तो -3 हो गया। उसके बाद आता है बच्चा आपका c1, तो c1 की स्थिति में आपका -3 हो गया। सवाल को ध्यान से समझिए, करना आप ही लोगों को है। ठीक है, तो c1 की स्थिति में -3 हो गया। अब इसी तरह से इसको भी, तो इसको किससे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करेंगे? इसको करेंगे तुलना। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे। तो a2 का मान कितना मिला? a2 का मान मिल गया 3। b2 का मान कितना? -9। c2 का मान कितना? -2। अब इसको क्या करेंगे? अब बच्चा इसको मैंने आपको बताया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से तुलना करेंगे ना? c2 से क्या करेंगे? तुलना। अब देखो a1 का वैल्यू कितना है? 1। a2 का वैल्यू कितना है? 3। b1 का वैल्यू कितना है? -3। अब बताओ b2 का मान कितना है? -9। अब देखो c1 का वैल्यू कितना है? -3। c2 का वैल्यू कितना है? -2। देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है, अब बच्चा बताओ 1/3 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 3 9। ठीक है, ए और ए देखो दो कोनों बराबर हो गए, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ बचा 3/2, तो ए वाला वैल्यू इससे बराबर नहीं है। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 है, लेकिन ए जो c1/c2 है यह इसके बराबर नहीं है। तो बच्चा इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि यह द्वितीय हल की स्थिति नहीं है। तो ध्यान रखना, लिखेंगे कि यह द्वितीय हल की स्थिति में नहीं है, हल की स्थिति में नहीं है। यह अद्वितीय हल की स्थिति में नहीं है, इसलिए इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति कब होगी? जब अगर यहीं पर होता कि ए भी इसके इक्वल ना होता।
ठीक है, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 डज नॉट इक्वल एनी वन ऑफ पार्ट। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता, किसका द्वितीय हल होता। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ये बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर ये दोनों तो बराबर हैं। ठीक है, इसका राय हल। हम चलते हैं प्रश्न संख्या पहले के दूसरे की तरफ, इसे जल्दी से नोट करें बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या पहले का दूसरा। कह रखा है वही कि अद्वितीय हल की स्थिति में हो इसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले बच्चा इक्वेशन बनाओ। देखो ये लिखा है 2x प्लस वाई प्लस 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0। इसे मान लो इक्वेशन नंबर आपका कौन सा है, फर्स्ट। इसे भी इधर देखो 3x प्लस 2y प्लस 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0। इक्वेशन नंबर इसको मान लो सेकंड। इसे इरेज कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना। क्या करेंगे बच्चा, तुलना। जब तुलना करोगे a1 का मान कितना आएगा 2। ठीक, उसके बाद b1 का मान कितना आएगा, देखो इसके बगल 1 है ना, 1। उसके बाद c1 का वैल्यू कितना आएगा -5। इसी तरह से इसको कर लो। ये भी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करेंगे, इसे भी बराबर 0 समीकरण सेकंड की क्या करेंगे, तुलना। समीकरण सेकंड की तुलना। यदि अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो a2 है, a2 का वैल्यू कितना मिला 3, कामा b2, तो b2 यह कितना है 2, ये आपको मिल गया 2। उसके बाद आता है c2, तो c2 यह कितना है -8, तो c2 का मान -8, सॉरी c2 का वैल्यू हो जाएगा -8। ठीक है, अब इसे बच्चा तुलना करिए। क्या होता है तुलना, अद्वितीय हल की स्थिति क्या होती है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यही होता है। तो a1 का वैल्यू कितना है 2 है, a2 का वैल्यू कितना है 3 है, डज नॉट इक्वल b1 का वैल्यू 1 है, b2 का वैल्यू देखो 2 है, डज नॉट इक्वल c1 का वैल्यू कितना है -5 है, c2 का वैल्यू है -8। तो इसमें देखो बच्चा एक भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो यह अद्वितीय हल की स्थिति में है। लिखेंगे यह अद्वितीय हल की स्थिति में है, अद्वितीय हल की स्थिति में है। अतः इसे किस विधि से, वज्र गुणनखंड, इसे वज्र गुणनखंड से हल करने पर इसे हल करेंगे। चलो आओ हल करते हैं। क्या होता है फार्मूला खंड विधि, तो ध्यान रखना वज्र गुणनखंड विधि को मैंने आपको क्रॉसिंग पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन विधि आपको बताया था मैंने। तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था जैसे x का वैल्यू निकालो तो क्या होता था, यहाँ पे b1, यहाँ पे c1, यहाँ पे क्या b2, यहाँ पे c2। तो क्रॉस मल्टीपल मैंने आपको बताया था, ध्यान कीजिए, क्रॉस मल्टीपल इक्वल, अब y का वैल्यू चाहिए तो y अपान क्या, ये हो जाएगा c, तो c और a लिख लो यहाँ, ये हो गया c1, ये हो गया a1, ये हो गया c2, ये हो गया a2। क्रॉस मल्टीपल करो, इसका इधर और इसका इधर, इक्वल टू 1 होता था, 1 अपान होता था ab होता था। इसके बाद आपका आता था ab, तो ये हो जाएगा a1, ये हो गया b1, ये हो गया a2, ये हो गया b2। इसे याद करिए, क्रॉस मल्टीपल आप लोगों ने पढ़ा था। अब क्या करेंगे, अब इसी में इसके वैल्यू रख दीजिए, आप तुरंत आंसर पा जाओगे। तो तुरंत रखिए, देखिए x अपान ये है क्या आपका, ये है b1, तो b1 में c2 का गुणा होगा। बच्चा b1 कहाँ है, यहाँ है, b1 का वैल्यू 1 है, b1 c1 का वैल्यू कितना है -5 है, भले रख लीजिए। b2 का वैल्यू कितना है
2 है। और उसके बाद आता है आपका क्या C2, C2 का वैल्यू कितना है -8 है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इक्वल टू देखो y, तो y अपान C1A1। तो बच्चा C1A1 कहाँ है, देखो C1 यहाँ है -5, A1 है 2, तो -5 और क्या 2, ठीक है। उसके बाद आता है C2A2, तो C2 है -8, A2 कितना है 3। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, एक इधर और एक इधर, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 के लिए क्या करेंगे, देखो A1 B1, तो A1 यहाँ है B1 यहाँ है, A1 का वैल्यू 2 है, B1 का वैल्यू 1 है। उसके बाद A2 B2, तो देखो A2 3 है, B2 2 है, ये हो जाएगा 3 और ये क्या 2। अब इसका क्रॉस मल्टीपल से इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। बच्चा इसे जल्दी नोट करो, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई -8 में होगा, ध्यान रखना, पहले x को लिख लो, 1 का मल्टीप्लाई -8 में होगा -8, माइनस अपनी तरफ से आप लगाते हैं, 2 पंचे 10, तो -10 है, इसको कोष्ठक में लिख दीजिए, बराबर y है, y बटे y का बटे क्या है, देखो 5 तिहाई 15, तो -15 है, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं आप, और 8 दूनी 16 -16 है, ठीक है। अब बराबर ये हो गया 1, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, तो बच्चा इसे हल करेगा, ये आएगा x अपान -8 और माइनस माइनस प्लस 10, ये हो गया y बटे -15 माइनस माइनस प्लस कितना 16, बराबर 1 बटे 4 में से 3 घटेगा कितना 1। अब इसे क्या करेंगे, एक स्टेप और करो, -8 में 10 घटाओगे 2 बचेगा, अब -15 में से 16 घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बटे 1 हो जाएगा। तुलना कर दो, x बटे 2 बराबर y, सॉरी एक बार x का इस तुलना इस 1 से, एक बार y का तुलना इस 1 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/1। तो बच्चा x का गुणा 1 में होगा, ये x और 2 एकम 2, तो x का मान कितना आया 2। इस y का निकालेंगे तो y बराबर देखो, y का गुणा 1 में y करना y, 1 का गुणा 1 में 1 करना 1, तो यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे अच्छी विधि है, दिमाग में ही बैठा लो, BC CA AB, BC CA AB। तो यहाँ ऊपर B1 होता है, यहाँ नीचे 2 होते हैं, ऊपर 1 नीचे 2, क्रॉस मल्टीपल से हल करोगे, यही आपका है वज्र गुणनखंड विधि। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, भी चलते हैं उसकी तरफ से नोट। बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहले का तीसरा, ध्यान दीजिएगा इसे। सबसे पहले इसे लिखेंगे 3x माइनस 5y प्लस 20 इधर आएगा -20 बराबर 0, समीकरण आपका फर्स्ट। इसको हल करोगे 6x माइनस 10y प्लस 40 इधर आएगा -40 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करोगे बच्चों, इसे तुलना करोगे ना, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, क्या करने पर, तुलना से तुलना करोगे। तो बच्चा a1 का मान कितना मिला 3, b1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको -5, उसके बाद c1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा -20, ठीक है। अब इसी तरह से इसको भी तुलना कर दो, किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, क्या करने पर, तुलना। तो बच्चा इसकी तुलना करोगे, देखो क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना 6, यहाँ पे b2, तो b2 का मान कितना -10, उसके बाद c2, तो c2 का मान कितना -40। अब इसे पहले आप तुलना करें, देखो क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। बच्चा यदि अगर ये स्थिति होगी तभी अद्वितीय हल होगा, अगर ये स्थिति नहीं होगी तो अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक है। चलो तुलना करते हैं, a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 6, ठीक, b1 का मान है -5,
B2 का मान है -10। अब C1 देखो, C1 का मान है -20 और C2 का मान है -40। बच्चा ये बताओ, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ए भी कट गया 1/2, 20 कन्नम 20, 20 दूना 40, यहाँ 40 है तो 1/2। अभी बताओ, ये तो सभी स्थिति बराबर है। जब बराबर है तो अद्वितीय हल कहाँ हुआ? अद्वितीय हल की स्थिति में नहीं है, इसलिए इसका हल वज्र गुणनखंड विधि से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में हो तब वज्र गुणनखंड विधि से हल करो, अदरवाइज मत करो। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या पहले का चौथा और लास्ट। तो कह रखा है इसे हल करना है। सबसे पहले a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 से समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर तुलना। क्या करेंगे? तुलना। तो देखो बच्चा, इसके बगल 1 है तो a1 का मान कितना है? 1। उसके बाद b1 का वैल्यू कितना है? -3 तो -3 है। फिर C1 का वैल्यू कितना है? -7। ठीक है, अब इसको भी देख लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करने पर तुलना। ठीक है, तुलना करिए। तो देखो बच्चों, यहाँ x है ना, a2 का मान कितना है? 3, a2 बराबर 3। b2 चाहिए तो b2 बराबर कितना? -3। फिर c2 चाहिए तो c2 बराबर कितना? -15। ठीक, अब इसे तुलना करिए। अद्वितीय हल की स्थिति क्या थी? a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यही अद्वितीय हल की स्थिति है। ठीक है, अब वैल्यू रखो। a1 का 1, a2 का है 3, b1 का कितना है? -3। b2 का क्या है? b2 का कितना है? -3। डज नॉट इक्वल तो हो गया है। C1 का वैल्यू -7 और C2 का वैल्यू -15। बच्चों देखो, ये बराबर नहीं है ना। इसका मतलब कि अद्वितीय हल की स्थिति में हल होगा। अद्वितीय हल की स्थिति है, यह अद्वितीय हल की स्थिति है। अद्वितीय हल की स्थिति है। कैसे जान गए हम कि अद्वितीय हल की स्थिति है? जानते हो बच्चा, अद्वितीय हल की स्थिति कैसे जान गए? क्योंकि इसमें तीनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो देखो, नहीं है ना, अद्वितीय हल की स्थिति है। इसे करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। फार्मूला मैं ऑलरेडी आपके यहाँ लिख दिया हूं कि इसे क्रॉस मल्टीपल फैक्टर से करेंगे। तो देखो, ये हो गया आपका x अपान b1। तो b1 की जगह कितना है? देखो -3। यहाँ है C1 का वैल्यू है -7। अब यहाँ देखो b2 C2, तो b2 है -3 और C2 है कितना? -15। क्रॉस मल्टीपल का देखो सिंबल लगा दो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। y अपान C1 A1। बच्चा, C1 A1, तो देखो ये C1 है, A1 है। C1 कितना है? -7। A1 कितना है? 1। C2 A2, तो C2 कितना है? -15। A2 कितना है? 3। ए ऐसे। ठीक, क्रॉस मल्टीपल का सिंबल 1 अपान। अब देखो बच्चा, A1 B1, तो A है A1, A है B1। A1 का वैल्यू 1 है, B1 का वैल्यू -3 है ना। अब A2 B2, A2 का मान कितना है? 3, B2 का मान कितना है? -3। बच्चा, क्रॉस मल्टीपल याद रखो, इसे कभी भूलो मत। अब हम इसे आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट करें तो हम इसके आगे बढ़े। अब इसका हल करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों, हम देखते हैं कि -3 का गुणा माइनस इसमें होगा। पहले x को लिख लो, x अपान -3 का -15 में गुणा होगा तो 15 या 45 हो जाएगा, प्लस 45। माइनस लगाएंगे आप, माइनस माइनस प्लस 7 3 के 23 बराबर y के लिए देखो, इसका इसमें गुणा होगा ना, 7 3 के 21 -21। माइनस अपने से आप लगाएंगे
अब -15 का गुणा 1 में होगा तो -15 होगा, इक्वल टू 1 हुआ, 1 अपान 1 का गुणा -3 में होगा तो हो जाएगा बच्चा -3, माइनस का सिंबल लगाएंगे, 3 त्रिक का 9 तो हो जाएगा -9। इसको हल करोगे तो x बटे 45 में से 21 घटाएंगे तो आपका बचेगा 24। यहाँ हो जाएगा y -21 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 15 बराबर 1 बटे -3 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया बच्चा 9। ये हो गया x बटे 24 बराबर y बटे -21 से 15 को घटाएंगे तो बचेगा -6। ये हो जाएगा 1 अपान -3 से 9 को घटाएंगे अर्थात माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 से 3 को घटा दो, ये आपका बचेगा 6। हल करो इसको तो देखो पहले इस x बटे 24 की तुलना 1 बटे 6 से करेंगे तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6। अब इसका गुणा इधर होता है तो हो जाएगा 6x, 24 का गुणा इधर होगा, 24 से करना 24। हमें x चाहिए तो x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है, 6 का 6 6 चौका 24, तो x का वैल्यू कितना मिल गया बच्चा 4। अब इसको तुलना करेंगे किससे, y अपान -6 बराबर 1 अपान 6 से। अब बच्चों ये बताइए 6 से 6 का एनसील, यहाँ -1 बचा और यहाँ भी 1 का गुणा y होगा तो y और -1 का गुणा एक में होगा तो हो जाएगा -1, ठीक, इसका y का x का वैल्यू कितना आया 4 और y का वैल्यू कितना -1। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा इसके आगे का प्रश्न संख्या 2 लेकर के। लेकिन ध्यान रखें जिन्हें समझ में ना आए कमेंट्स करें और बच्चों कॉपी पूर्ति अपनी मेंटेन रखो। आप लोग खुद से मैथमेटिक्स को सॉल्व करो, समझ में ना आए तो मुझसे कहता हूँ बार बार पूछो, नहीं इसके गारंटर आप खुद ही होंगे। समझ पा रहे हैं? और यदि अगर बच्चों आपके दोस्त के पास में यदि ये वीडियोज नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप लोग उनके पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और अपने लक्ष्य की ओर आप सब अग्रसित रहें। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद साथियों। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।